हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस के सिन्हा। ये वीडियो क्लास 11th के लिए है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं। देखो, क्लास 10th में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो भी पढ़े थे वो बहुत लिमिटेड था। क्लास 11th में बहुत पढ़ना है, नया नया चीज़ जानना है ना। और वो क्या क्या है, आओ बात करते हैं। देखो, ये तो मालूम था कि जो एटम होता है वो इंडिविजिबल था। पहले डाल्टन साहब ने बताया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इसमें और भी पार्टिकल होता है। नाम सुने होगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। तो क्लास 10th में ये तुम पढ़े होगे कि इलेक्ट्रॉन का जो इन्वेंशन हुआ है ना, ये प्रोफेसर जे थॉमसन किए थे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? तो कैथोड रेज ट्यूब था, ठीक है। इस ट्यूब में के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इलेक्ट्रॉन भी एटम का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जिसका चार्ज लोगों को पता चला कि 1.6 - 19 कूलम, और मास उस ज़माने में 1/1837 था। बाद में इसका एक्यूरेट वैल्यू निकाला गया, वो था 9.1 - 31 kg। इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, ये भी था, इट इज़ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो हर एक एटम में निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एटम को तो निगेटिव होना चाहिए, लेकिन वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो उसके लिए लोगों ने सोचा कि कोई दूसरा पार्टिकल भी होगा। तो बाद में गोल्डस्टीन ने बताया, ये भी एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, कि प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन कौन बताए? तो प्रोफेसर गोल्डस्टीन बताए। उन्होंने कहा किस एक्सपेरिमेंट से? एनोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्लास 10th में आप पढ़ें, एनोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, है ना। उसमें ये पता चला कि प्रोटॉन भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है। इसका चार्ज जो था, प्रोटॉन का चार्ज एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर था, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज था। और मास जो था वो 1.67 × 10⁻⁻27 kg। इतना मास लोगों को पता चला। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में लोगों को पता चला। तो ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास को जोड़ने से एटम के मास के बराबर आना चाहिए, नहीं आया। तब तक एक नया पार्टिकल का इन्वेंशन हुआ। ये क्लास 10th में शायद कहीं मेंशन नहीं है ना। जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, बाय प्रोफेसर जेम्स चैडविक। उन्होंने बेरिलियम एटम पर, एटॉमिक मास 9 होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता है, चार्ज हीलियम पार्टिकल होता है ये, ठीक है। इससे बम्बार्ड कर दिए तो दो चीज़ मिला, कार्बन मिला 12 और 6, 4 और 2 6, 9 4 13, और एक पार्टिकल मिला जिस पर कोई चार्ज नहीं था, मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर था। न्यूट्रॉन चार्ज था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए इस पार्टिकल का लोगों ने नाम दिया न्यूट्रॉन। तो 3 पार्टिकल का इन्वेंशन हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका भी मास ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर लिया गया प्रोटॉन के बराबर। आइए, तो 3 पार्टिकल जब इन्वेंशन हुआ तो लोगों के दिमाग में बात आई कि भाई ये एटम में कहाँ कहाँ रहेगा। तब तक रदरफोर्ड जो थे वो कुछ एक्सपेरिमेंट का सीरीज़ किए, और ये भी क्लास 9th वगैरह में पढ़े होंगे कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था उनका, जो न्यूक्लियस का इन्वेंशन हुआ, है ना। तो
रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, है ना, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड could explain the existence of nucleus by bombardment of alpha particle on gold foil. गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया गया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ ये भी आप जानते ही हैं। गोल्ड फॉइल को इतना थिक किया गया कि वो एटम के रेडियस के बराबर हो गया। तो एटम का रेडियस के बराबर उसका, है ना, थिकनेस लिया गया। और उसके बाद अल्फा पार्टिकल से, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हुआ, चार्ज हीलियम पार्टिकल है, बम्बार्ड किया गया। तो जो न्यूक्लियस के पास के करीब करीब सेंटर से गया वो डिफ्लेक्ट हो गया, ये भी थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट चला गया, और ये जो था वो स्ट्रेट चला गया। उसके बाद जो पार्टिकल सेंटर से गया वो एग्जैक्टली लौट गया, है ना, ये सब लौट गया। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर एक पॉजिटिव स्पीसी था, यहाँ था सेंटर में, है ना। इस पॉजिटिव पार्ट को जो सेंटर में बैठा था उसको न्यूक्लियस में बोला गया कि वहाँ एक सेंट्रल में एक जगह है जहाँ की पॉजिटिव चार्ज रहता है, और उस सेंट्रल वाली जगह को न्यूक्लियस बोला गया, ठीक है। तो ये इन्वेंशन हुआ कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है, प्रोटॉन पाया जाता है। प्रोटॉन वाज, अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। लेटर ऑन एग्जिस्टेंट, बाद में एक्सपेरिमेंट से पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। बाद में प्रूव करेंगे कि कैसे। तो इट वाज थिंक दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वेयर सपोज टू बी इन द न्यूक्लियस, ये पता चला। ये भी पता चला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो एटम का होता है वो खाली होता है, तो स्ट्रेट निकल जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता चला, उनका पोजीशन कहाँ भाई, तो न्यूक्लियस में, ठीक। अब हुआ कि भाई ठीक है, मॉडल अब कैसा होगा एटम का। तो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के लिए लोगों ने बहुत सारा बात बताया। वो क्या बताया, उसमें सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के लिए, वो हम आते हैं थॉमसन्स का मॉडल, ये भी पढ़े होंगे। थॉमसन्स के मॉडल में, थॉमसन्स ऐसे रखो, मॉडल ऑफ एन एटम, एटम का मॉडल कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, ठीक है। तो थॉमसन्स मॉडल पढ़े होंगे, प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, है ना। उन्होंने कहा, है ना, थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स मॉडल, है ना, ऑफ एन एटम। ये वो बताए क्या इस मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वाटरमेलन के जैसा, जैसे उसमें सीड्स एम्बेडेड होता है वैसे इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वाज सपोज टू बी like seeds of watermelon. वाटरमेलन, तरबूज में जैसे बीज होता है ना, वैसे ही उसमें एम्बेडेड होगा, ठीक है। मॉडल डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद रदरफोर्ड अपना मॉडल बताए। उन्होंने क्या बताया, सो सुनिए। उन्होंने बताया
ये भी 9th तक पढ़े हो ये सब, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। बट दिस मॉडल वॉज डिस्कार्डेड बाय द बोर, क्योंकि उनके अनुसार इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का थ्योरी ये कहता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो जब कभी भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो एनर्जी कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपना एनर्जी लूज करेगा एंड स्लोली इट विल फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस, तो होल मॉडल विल गेट कोलैप्स्ड, पूरा मॉडल खराब हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, it was thought that according to theory of electrodynamics, during revolution of electron, it will lose its energy, धीरे धीरे अपना एनर्जी खो देगा, एंड अल्टीमेटली it will fall inside the nucleus, right? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, मॉडल कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी क्यों कम होता है ना, व्हाट्स द रीज़न कि ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी कम होता है। देखो यहाँ पर जैसे मान लो दो चार्ज पार्टिकल है ना, इसका डिस्टेंस कितना है, तो ये r है ना, तो दिस इज Q1 एंड Q2, तो कूलम्स लॉ क्या कहेगा, फोर्स इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर, दैट इज 1/k, कॉन्स्टेंट नीचे चला जाएगा। अब एनर्जी निकालना है फोर्स, है ना, मान लो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, तो एनर्जी इक्वल टू व्हाट, वर्क डन, तो फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर इंटू r, कट गया। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो दिस इज पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो वर्क इज व्हाट, निगेटिव, क्योंकि इसका प्रोडक्ट तो माइनस आएगा ना, पॉजिटिव और निगेटिव का, या ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो भी हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो निगेटिव होगा, है ना। ये देखो Q1 और Q2 का दोनों अगर अपोजिट साइन होगा तो प्रोडक्ट हमेशा निगेटिव होगा, मतलब एनर्जी हमेशा निगेटिव होगा, तो अट्रैक्शन में एनर्जी निगेटिव होता है, कम होता है, और रिपल्सन में दोनों सेम साइन होगा तो एनर्जी प्लस में आएगा, बढ़ जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एनर्जी डिक्रीज करता है, याद रखना, दिस इज ड्यू टू दिस फैक्ट अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो डायनेमिक्स का थ्योरी कहता है कि जब रिवॉल्यूशन होता है तो इलेक्ट्रॉन अपना धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा, करते करते जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ओके। दिस मॉडल वाज नॉट सक्सेसफुल मॉडल। देन बोर्स मॉडल आया, तो बोर्स मॉडल में तो आप पढ़े हैं क्लास 10th में कि स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, ये होता है, तो वहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वहाँ जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो वो क्यों नहीं गिरता है, रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉन गिर गया और बोर का नहीं गिरा, है ना, बात समझ में आ रही है। तो उनके थ्योरी में बोर साहब ने दो कंडीशन लगाया कि अगर वो कंडीशन होगा इलेक्ट्रॉन के साथ तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमेगा, अन्यथा नहीं घूमेगा, बात समझ में आई। तो ये रीज़न है। तो बोर्स थ्योरी वाज ओनली अप टू हाइड्रोजन एटम, वो सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए बताए, बाद में उसको एक्सटेंड किया गया न्यूट्रॉन रख कर करके, है ना।
तो बोस साहब ने क्या कहा, दो नया बात, सो सुना जाए। अब यहाँ से तुम्हारा क्लास 11th का पढ़ाई शुरू हो रहा है। ये सब तो पीछे की कहानी थी, 10th में पढ़ चुके हो, है ना। अब देखो क्या होता है, सो सुनो। बोर्स थ्योरी, ठीक है। पहला इसका कंडीशन क्या था, दिस थ्योरी वाज लिमिटेड अप टू ओनली हाइड्रोजन एटम। बस हाइड्रोजन एटम तक लोगों को मालूम था, है ना, कि हाइड्रोजन एटम तक ही ये होगा, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जब उनका रिवॉल्यूशन करेगा प्रोटॉन के चारों तरफ, तो उन्होंने कहा कि देयर विल बी द टू पोस्टुलेट्स, इफ द इलेक्ट्रॉन फॉलोज देन इट विल रिवॉल्व, अदरवाइज वोंट, है ना। मतलब दो कंडीशन उन्होंने लगाया। पहला कंडीशन क्या हुआ, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द nucleus under given these two postulates, या कंडीशंस। दो पोस्टुलेट उन्होंने दिया, कंडीशन दिया, और बोला कि अगर उसको इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा तो घूमेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं तो नहीं घूमेगा। पहला कंडीशन सुनो, ये देखो प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है ऐसे। कोई भी सर्कुलर मोशन में दो फोर्स लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल, एक सेंट्रीपीटल। जैसे तुम उंगली में एक धागा बांध लो, उस पर एक पत्थर बांध लो और उसको घुमाओ, तो देखना कि तुम्हारी उंगली पर एक तो प्रेशर फील होगा और धागा तना रहेगा। तो जो सेंटर से दूर लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ोगे आगे, है ना। जैसे हम लोग का वॉशिंग मशीन होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से उसका पार्टिकल बाहर फेंका जाता है जब उसको रोटेट किया जाता है, और एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। तो उनका कहना था कि दोनों बराबर होगा तो घूमेगा। सही बात है, एक भी बड़ा हो जाएगा। रदरफोर्ड का ये वाला फोर्स था, इनको नहीं पता था। तो क्या हुआ कि ये अगर बड़ा हो गया तो अंदर चला जाएगा, ये बड़ा होगा तो भाग जाएगा। दोनों बराबर होगा तो रहेगा ऑर्बिट में, ठीक। तो पहला कंडीशन क्या लगा भाई आपका, पहला लगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स must be equal to electrostatic force। दूसरा, the very important condition, second one, वो क्या है, वो है, सो सुनिए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। अभी नया नया टर्म सब आएगा तुम्हारा, 10th में कोई बात ही नहीं हुआ था इस पर, है ना, लड़का परेशान। तो क्या है, एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी क्वांटाइज्ड। हम सबका मतलब बताएंगे अभी तुरंत। पहला समझ में आया, है ना, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बराबर होगा। दूसरा क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। ये क्वांटाइजेशन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम तो जानते हो, मास इनटू वेलोसिटी। और जब सर्कुलर मोशन में पार्टिकल घूमता है, अगर ये डिस्टेंस r है, इसका रेडियस, तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। ये फिजिक्स वाले या फिजिक्स में पढ़ोगे आगे। मोमेंटम को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। सिंपल प्रूफ है फिजिक्स का, कोई खास बात नहीं है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है, सुनो। देखो एक चीज़ याद रखना, एक नंबर आएगा आगे चल के क्वांटम नंबर। तो क्वांटाइजेशन और क्वांटम नंबर में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग चीज़ है।
पहले क्वांटाइजेशन पर बात करें। कोई नंबर क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब क्या है? मान लो तुम्हारे घर के बगल में एक शॉपकीपर है और वो चीनी बेचता है। सपोज दैट शॉपकीपर इज सेलिंग 5 kg, 2 kg, हाफ kg, 250 ग्राम, 100 ग्राम्स, वॉट एवर एनी कस्टमर नीड्स, उसके अनुसार वो उसको दे देता है तौल के। लेकिन एक दूसरा शॉपकीपर है, वो भी चीनी बेच रहा है, वो 2 किलो का एक पैकेट रखे हुए है। अब कोई भी कस्टमर आएगा तो बोलेगा कि नहीं, मेरे पास तो 2 किलो का पैकेट है, इफ़ यू नीड यू कैन टेक दिस 2 पैकेट्स in terms of 2 packets. So you have to take how? What? You can't take 3 kg. You have to take 2 into n. That is 2, 4, 6, 8, 10. 2 का मल्टीपुल आप लीजिएगा उससे। तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी का इंटीग्रल मल्टीपुल आप ले रहे हैं, जो कि 2 किलो था। हो सकता है 3 किलो का पैकेट हो सकता है 5 किलो का पैकेट हो। तो एक फिक्स्ड पैकेट होगा, उसका इंटीग्रल मल्टीपुल, अगर कोई ऐसा क्वांटिटी है तो उसको क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कहते हैं। समझ में आता है? फिक्स्ड क्वांटिटी का इंटीग्रल मल्टीपुल, एंड इंटीग्रल मतलब 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगा, है ना? ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, और उस क्वांटिटी को क्वांटाइज्ड कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म करें। तो देखो, पहला पोस्टुलेट क्या था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, है ना? तो हम लोग इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे और उससे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, रेडियस एंड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या था? तो क्या क्या कैलकुलेशन करेंगे? वेलोसिटी, रेडियस एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया जाता है, राइट? तो देखो यहाँ पर ये प्रोटॉन था हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है ना? हाइड्रोजन है, बोर्स का थ्योरी चल रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोर्स लगा इधर, ये लगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पहला पोस्टुलेट क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, है ना? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू होता है, फिजिक्स में पढ़ोगे, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला mv²/r। v²/r एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, मास से गुना कर दोगे तो फोर्स निकलेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? तो ये निकला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई नया बात नहीं बता रहे हैं, ये फिजिक्स में है, कोई नई बात नहीं है। तो mv²/r हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इक्वेट कीजिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी आप निकाले थे, कितना आता है? F = Q1 Q2/r²। Q1 इज प्रोटॉन, Q2 इज इलेक्ट्रॉन, कोई भी हो। वो तो पता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, वन इज पॉजिटिव है, अदर इज नेगेटिव। तो ये हो जाएगा +E, अगर प्रोटॉन को लेते हैं तो ये -E/r²। तो दिस विल बी इक्वल टू -E²/r², प्लस इंटू माइनस, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। ये r और r को काट दो तो एक इक्वेशन मिला, वो है mv² = -E²/r। वेरी फंडामेंटल फॉर्मूला, ये बोर्ड साहब ने बताया पहले पोस्टुलेट से, राइट? अब आप आइए सेकेंड पोस्टुलेट। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, तो एंगुलर मोमेंटम तो हम जानते ही हैं कि mvr होता है। क्वांटाइज्ड है अगर, तो किस कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रल मल्टीपुल होगा वो, है ना? तो वो क्या होगा? देखो, दूसरा पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम mvr h/2π, ये कैलकुलेशन करके वो बताए, जहाँ की h को बोलते हैं, नाम सुने होंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट, मैक्स प्लैंक के नाम पर है। पाई तो कांस्टेंट पता ही है, वो इसके बराबर होगा n। n का वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। यही h/2 जो है, ये पैकेट ऑफ चीनी है, पैकेट ऑफ क्वांटाइजेशन का कांस्टेंट वैल्यू है, जिसका कि इंटीग्रल मल्टीपुल n 1, 2, 3, बाद में ये ऑर्बिट हो गया था 1, 2, 3, है ना? तो ये अगर रूल को फॉलो करेगा तो फाइनली कौन इक्वेशन बना? एक ये, और दूसरा क्या बना भाई?
mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। दो इक्वेशन मिल गया, समझ में आया है ना। दिस थिंग वॉज नॉट एक्सप्लेन बाय द रदरफोर्ड, ये सब बोर्स के थ्योरी में चल रहा है। अब इन दो समीकरणों से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीका से। तो हम कैलकुलेट करेंगे अभी, है ना। देखो चलो, इस दोनों इक्वेशन को याद रखना, बहुत काम का इक्वेशन है। तो पहले वेलोसिटी के बारे में सोचा जाए, तो इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो तो v इज इक्वल टू NH/2 पाई mr लिख सकते हो। mr को यहाँ रख दिए, तो n हो गया 1 2 3। h का वैल्यू जो होता है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस, तो रेडियस तो अननोन है, कैसे निकलेगा, है ना। तो रेडियस को निकालने के लिए हम लोग अब फिर इस्तेमाल करेंगे इन्हीं को। तो अब क्या करो, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो हो जाएगा v स्क्वायर n स्क्वायर, देखो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। हम इसको स्क्वायर किए हैं, अब v स्क्वायर को यहाँ पुटअप कर दो, तो कितना हो जाएगा m n स्क्वायर h स्क्वायर। इस वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर दिए, तो हो गया 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू माइनस e स्क्वायर बाई r। ये r और r कट गया, कटा ना, और m और m कटा, अब कुछ नहीं कटेगा, तो क्या आया 4 पाई स्क्वायर m r, माइनस साइन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए था, बस उसको हम हटा देंगे, रेडियस नेगेटिव मैंने कभी नहीं हो सकता है। तो 4 पाई स्क्वायर m r इज इंटू ई स्क्वायर बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो r बराबर कितना होगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर। ये हमारा r का वैल्यू निकला। n का वैल्यू मालूम है 1 2 3 जिस ऑर्बिट का निकालना है, h का वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट 4, पाई का वैल्यू m e स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट करके एक फॉर्मूला आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर, है ना। अभी ये फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, अभी तुम लोगों को बस खाली इक्वेशन दिखा रहे हैं। एक बार सब फॉर्मूला की एक जगह लिखेंगे तो दिमाग में बैठा रहेगा। फर्स्ट यू ट्राई टू फोकस इन दिस इक्वेशन, बड़ा काम का इक्वेशन है। तो आपने वेलोसिटी का ये निकाला था, अब इस r को यहाँ पुटअप कर दीजिए, है ना। तो v के बराबर कितना होगा NH/2 पाई m 1/r, इसको उलट दो, 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, कट गया, 2 2 ज़ा 4 पाई, 2 पाई m और m कट गया, e स्क्वायर बटा NH। देखो वेलोसिटी भी तुम निकाल सकते हो, देख लो निकलेगा ना। n का वैल्यू पता है, h का वैल्यू मालूम है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो वेलोसिटी किसी भी ऑर्बिट का निकाल सकते हैं। सो नाउ यू आर एबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड द रेडियस। लेट अस कैलकुलेट द टोटल एनर्जी। चलो ये था हमारा वेलोसिटी को हम यहाँ लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर बटा NH। ये हो गया, ठीक है ना। ये दोनों सबको एक साथ रखें, काम आएगा अभी। आ जाओ, ये वेलोसिटी था, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी में 90% बच्चा mgh लिखता है, तो mgh कब होगा, जब ग्रेविटी होगा तब नहीं, ग्रेविटी थोड़ी ही है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स लग रहा है, तो वो कितना निकला था
माइनस ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, उसको हम आर से मल्टीप्लाई कर दिए, पोटेंशियल एनर्जी है ना, बाई पोजीशन। दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कितना फोर्स लग रहा है ना, ठीक है। तो कितना फोर्स लग रहा है, तो सॉरी कितना लग रहा है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किए तो वर्क डन निकला, एनर्जी निकल गया, ये कट गया, और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये कितना हो गया, माइनस ई स्क्वायर बाई आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। देखो एम वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर बाई आर है, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, माइनस ई स्क्वायर बाई आर प्लस हाफ ई स्क्वायर बाई आर, माइनस साइन हटा दिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ मास और वेलोसिटी का काम होता है, देयर इज़ नो वर्क फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का कोई ज़रूरत ही नहीं है ठीक है। किसका ज़रूरत है, मास एंड वेलोसिटी का, जिसका वैल्यू इतना है। नेगेटिव तो ये साइन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का था, काइनेटिक एनर्जी में उसका साइन का क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कम अब क्या हुआ तो ये माइनस ये तो रहेगा, तो माइनस ई स्क्वायर बाई आर, ये निकला हमारा टोटल एनर्जी, दिस वी हैव एबल टू कैलकुलेट, ओके। नाउ सी हियर, अब देखो क्या होता है, माइनस ई स्क्वायर बाई आर का वैल्यू जो निकाले थे वो पुटअप करो, वहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो टोटल एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा, तो अब हम पुटअप करते हैं। आर कितना था, आर था हमारा, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, तो ई एन माइनस हाफ ई स्क्वायर, ये 1/r है, उसको ऊपर कर दो, 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर बटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, दैट्स ऑल। सो दिस इज 2 पाई स्क्वायर एम ई 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, माइनस साइन रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का एनर्जी निकाल रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगा भाई। ये आपका वैल्यू आ गया, क्लियर है ना। सो दिस वैल्यू कम्स, ये जो वैल्यू देख रहे हो, ये और ये सब पूरा का पूरा कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, इस सब को मिला के एक कांस्टेंट नाम दिया गया और जिसको रिडबर्ग्स कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये जो वैल्यू आया, ये आया ई एन, इस टोटल को मिला के बोलते हैं माइनस आर बटा एन स्क्वायर। आर का वैल्यू को बोला जाता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। जूल पर एटम में इसका वैल्यू होता है 2.18 10⁻⁻18 जूल पर एटम। देखो यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, बहुत आसान तरीका है याद रखने का, है ना। तो किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी निकालना हाइड्रोजन एटम के लिए, वो इतना हो जाएगा आर बाई एन स्क्वायर, और अदर देन हाइड्रोजन एटम तो ये हो जाएगा माइनस आर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना। अरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होगा तो स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों का चार्ज तो सेम होता है, इसलिए जेड स्क्वायर ऊपर में होगा न्यूमरेटर में, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतना ज़्यादा एनर्जी भी बढ़ेगा, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। ये इसलिए डिनोमिनेटर में नहीं होगा, ऐसे समझना, ये नहीं कि यहाँ लिख देना, यहाँ लिखोगे, है ना। नेगेटिव साइन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्लियर। तो दिस इज द फार्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी गिवन ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में इतना, वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।